हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मनी एंड बैंकिंग पार्ट 2 में। गाइस, पहले पार्ट में हमने सीखा था कि मनी क्या होती है। मीडियम एक्सचेंज है ये, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा मीडियम जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, उसे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। जिसमें मनी हमारा जो है पहला टूल है। तो किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए हम मनी का यूज़ करते हैं, करेंसी का यूज़ करते हैं। वो क्या कहलाता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहलाता है, ठीक है। या फिर हमने यूनिट्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था कि अगर हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में काउंट करते हैं, ठीक है। कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि 700 रुपीज़ की मैंने एक वॉच खरीदी है, तो एक वॉच इज इक्वल टू 700 यूनिट्स ऑफ मनी, ठीक है। तो वो क्या था? वो उसका यूनिट्स था, ठीक है। हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली कि 700 की उसकी वैल्यू है। इसके बाद हमने बैंकिंग की कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में सीखा था, या बैंकिंग के बारे में हमने सीखा था कि क्या होता है, बैंकिंग सर्विस क्या है। देन इसके बाद हमने आरबीआई के बारे में जाना था कुछ, कि आरबीआई क्या है। इसका जो एक्ट बना था वो सीबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के उसमें 1934 में बना था, और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1935 में हुई थी, ठीक है गाइज। देन उसके बाद हमने ये जाना था कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, तो क्रेडिट और मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, उसके लिए क्या वो टूल्स यूज़ करती है उसके बारे में जाना था हमने, और वो क्यों बनाती है ये भी हमने सीखा था। तो बेसिकली मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, ठीक है। उसके लिए वो जो टूल्स यूज़ करता है, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, बैंक रेट्स, ओएमओ, इसके बारे में भी हमने जाना था, ठीक है गाइस। आज हमारा जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई है। अभी हम इसके बारे में जानेंगे, देन उसके बाद हम मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई के बारे में जानेंगे। तो गाइस, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स मतलब एक माध्यम, या हम मीडियम एक समझ सकते हैं कि जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि मनी की सप्लाई बढ़ रही है या कम हो रही है। तो ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं मनी के जिससे हमें ये पता चलेगा कि मनी बढ़ रही है या कम हो रही है? तो गाइस, वो सभी चीज़ें जिसमें मनी किसी ना किसी रूप में होती है, चाहे वो आपके बैंक अकाउंट हो, स्टॉक्स हो, मार्केट्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो आपके, ठीक है, या इसके अलावा कैश हो, कॉइन्स हो, कुछ भी जिसमें मनी जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स ही हो, ठीक है। तो ये सारे क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई है। और इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई में इसको इकोनॉमिस्ट ने एम्स की फॉर्म में डिनोट किया है, और समझने के लिए हमारे लिए आसान है कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं एम्स की फॉर्म में। गाइज, ये एम्स क्या है? तो गाइज, ये एम जो है ये मेजरमेंट को शो करते हैं, ठीक है। M0 है, M1 है, M2 है, M3 है, MZ M है। तो M0 और M1 को इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि भाई ये जो है इसमें कॉइन्स और नोट्स आते हैं, ठीक है। और ये है क्या? इसको नैरो मनी कहा गया है। नैरो मनी क्या होता है? तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इजीली लिक्विडिटी में या फिर कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं M0 और M1। देन इसके बाद M2 क्या है? गाइज, ये नैरो मनी है, इसको नैरो मनी कहा है इकोनॉमिस्ट ने, ठीक है। ये क्या है? M2 में इकोनॉमिस्ट ने M1 को और प्लस शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स को, बैंक्स के, इनको रखा है। तो गाइज, बैंक्स के शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स को, M1 को, प्लस कुछ सर्टेन मार्केट फंड्स हैं जिनको M2 में रखा जाता है। सर्टेन मार्केट फंड्स कुछ निश्चित है गाइज, सारे नहीं है। सर्टेन मार्केट फंड्स को M2 में रखा है, M1 को रखा है, और शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स को रखा है बैंक के। M3 में इसी तरीके से M2 को, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स को रखा गया है, ठीक है गाइज। लेकिन गाइज, एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है कि सभी इकोनॉमीज जो हैं वो इसको फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है। बहुत कम इकोनॉमीज हैं जिसको फॉलो करती हैं। इसके बाद MZM है। तो सपोज अगर किसी को अपनी फाइनेंशियल असेट्स को कैश में कन्वर्ट करवाना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो सारी एक्टिविटीज़ किस में आएंगी? इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, वो MZM में आएगी। MZM है क्या अपने आप में? इसे बोलते हैं मनी ज़ीरो मेच्योरिटी। गाइस, जीरो मेच्योरिटी इट मीन्स कि बिल्कुल भी टाइम ना लगने वाला, ठीक है, यानी कि तुरंत होने वाला।
तो मनी जीरो मेच्योरिटी यानी कि तुरंत उसको मनी में कन्वर्ट कर देते हैं, इमीडिएटली कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसी फाइनेंशियल असेट्स को अगर कोई सेल आउट करता है और वो तुरंत ही रिडीम हो जाती है किस फॉर्म में, मनी की फॉर्म में, तो उसे बोलते हैं MZM। ठीक है गाइस। तो अब हम पढ़ेंगे बैंक के बारे में, ठीक है। और आगे हम बैंकिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है हमें, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, उसके फंक्शन सीखने हैं, सर्विसेज सीखनी है, कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, सेंट्रल बैंक का क्या वर्क है, ठीक है, कमर्शियल बैंक के लिए क्या काम करता है। तो गाइज सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो बैंक शब्द है वो कहाँ से आया, ठीक है। तो बैंक शब्द आया है बैंकी या बैंक्यू से, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है बैंकी या बैंक्यू। गाइस क्या मीनिंग होता है बैंकी या बैंक्यू का, वही सेम मीनिंग होता है जो बैंक का है। इसके अलावा कासा दे सैन जियार्जियो, कासा दे सैन जियार्जियो जो है वो सबसे पहला बैंक था जो इस्टेब्लिश किया गया था 1148 में। 1148 में कासा दे सैन जियार्जियो को इस्टेब्लिश किया गया था, बट ये कोई पब्लिक बैंक नहीं था। सबसे पहला जो पब्लिक बैंक था, सबसे पहला जो पब्लिक बैंक था उसे इस्टेब्लिश किया गया था 1157 में, ठीक है। ऊपर वाला प्राइवेट बैंक था, ठीक है, निजी बैंक था, और जो बैंक ऑफ वेनिस है 1157 में जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये पहला पब्लिक बैंक था, ठीक है गाइस, पूरे वर्ल्ड में। इसके अलावा बैंक का जो मेन काम होता है वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, ठीक है। इसके अलावा जो इसका एक फंक्शन है वो है क्रेडिट नीड्स को जनरेट करना, कि लोगों की नीड्स को जनरेट करेगा। अगर लोगों को ज़रूरत है पैसे की तो उनको लोन के रूप में लैंडिंग करता है, पैसे देता है। इसके अलावा है कि एजेंसी के वर्क को भी अंडरटेक करता है। तो गाइस अगर हम देखें तो आज बैंक पहले जैसे नहीं रहे। जैसे पहले होता था कि सिर्फ और सिर्फ लोगों के पैसे लिए और जिनको ज़रूरत है उनको लोन दे दिया। आज इसका जो फंक्शंस है बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज ये नीड्स को भी जनरेट करता है, क्रेडिट्स को भी जनरेट कर रहा है, ठीक है, जनरल सर्विसेज भी देता है, काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे वीडियो में, ठीक है गाइस। दोस्तों अब हम ये समझेंगे कि बैंकिंग के फंक्शंस क्या है, ठीक है, फंक्शंस ऑफ बैंकिंग क्या है। तो गाइस पहला जो फंक्शन है और मेन फंक्शन है वो ये है कि बैंक जो है वो डील करता है किसमें, मनी में डील करता है। तो किस तरीके से डील करता है मनी में, भाई वो एक्सेप्ट करेगा किसको एक्सेप्ट करेगा, डिपॉजिट्स को। किससे करेगा, लोगों से करेगा। डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए और फिर क्या करता है, उसका एक्सेप्ट तो कर लिया, उस पर इंटरेस्ट भी देता है, यस इंटरेस्ट देता है, ठीक है। क्यों देता है, बैंक अपने पास रख रहा है तो इंटरेस्ट क्यों दे रहा है, इससे बैंक को क्या फायदा है। तो गाइस लोगों से तो एक्सेप्ट कर लिया पैसा उसने, लेकिन क्या सभी लोग पैसे देने के लिए है बैंक में, नहीं। जिनके पास सरप्लस है, एक्स्ट्रा पैसे हैं, वही तो जमा करेंगे, और जिनको नीड है, यस उनको बैंक देगा। उनको क्या बोलते हैं, उनको लेंडर्स बोलते हैं या बोरोवर्स बोलते हैं। तो गाइस बोरोवर्स को बैंक पैसा देता है उधार और उनसे इंटरेस्ट लेता है, ये तो हमने पहली वीडियो में भी सीखा था, ठीक है। और लोगों से एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ से जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको बोरोवर्स से, उसके मुकाबले में ये वाला इंटरेस्ट बहुत छोटा होता है जो बैंक देता है, ठीक है। तो लेने वाला इंटरेस्ट ज़्यादा है और देने वाला कम है, ठीक है। इसी तरीके से बैंक की इनकम होती है। तो गाइस क्या सिर्फ यही करता है, नहीं, और भी बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं जो ये करता है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, तो गाइस ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, और लोग इसके पास क्यों जमा करें, ऐसी क्या बात है बैंक के अंदर। गाइस बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो कि लॉ से बना है, ठीक है, लोगों को इस पे भरोसा है, ठीक है। प्लस सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसकी जो गारंटी है कौन लेता है, सेंट्रल बैंक लेता है और गवर्नमेंट लेती है, ठीक है गाइस। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का इस पर भरोसा है क्योंकि ये कस्टोडियन की तरह काम करता है डिपॉजिट्स पर। किसके डिपॉजिट पे, कस्टमर्स के डिपॉजिट्स पे, कि उनका पैसा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो वर्किंग एज कस्टोडियन। इसके बाद एडवांसेस, एक नया फंक्शन इसका एडवांसेस। तो गाइस ये एडवांस तो देता है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी का करंट अकाउंट है, ठीक है, तो वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी दे देता है, यानी एक तरीके से लोन दे दिया उस पर इंटरेस्ट ले लेगा। इसी तरीके से लोन भी दे देता है, अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको लोन भी दे देगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवांस। तो एडवांस में किसी को दे दिया लोन, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट ले लिया। पेमेंट एंड विड्रॉल, तो गाइस पेमेंट
सभी जितने भी एनबीएफसी के बारे में हमने पढ़ा था ना कि वो पेमेंट की फैसिलिटी तो देता है लेकिन विड्रॉल की नहीं देता। तो यहाँ पर जो बैंक है वो दोनों फैसिलिटी देता है कि उसमें पेमेंट भी कर सकते हैं और पैसा निकाल भी सकते हैं, ठीक है। यूटिलिटी सर्विसेज, गाइज यूटिलिटी सर्विसेज भी बैंक प्रोवाइड कर रहा है आजकल, जैसे लॉकर फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, और भी जनरल फैसिलिटीज़ हैं कुछ, वो भी प्रोवाइड करता है बैंक। मीडिएटर, तो गाइज मीडिएटर का काम करता है बैंक, जैसे जिसको ज़रूरत है उन्होंने पैसा जमा कर दिया और जिनको ज़रूरत है लेने के लिए पैसा उनको दे दिया, ठीक है। तो ये मीडिएटर एक लिंक की तरह काम करता है। बैंकिंग, तो आपने देखा होगा कि बैंक के अलावा कोई और व्यक्ति एक तो अपना नाम बैंक नहीं रख सकता, ठीक है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं हो सकती, अगर वो बैंक नहीं है तो वो बैंक नहीं रख सकता है, उसके लिए लॉज हैं प्रॉपर, ठीक है। अब बैंकिंग का मतलब कि वही लेना पैसा और उस लेंडर्स को देना, बोरोवर्स को देना, उस पर इंटरेस्ट लेना और जो सेविंग्स वाले हैं उनको इंटरेस्ट देना, ठीक है। तो ये दोनों काम सिर्फ बैंक ही कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि बैंक्स के कितने प्रकार के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स हैं, ठीक है। तो पहला जो टाइप है वो है पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं गाइज, इन्हें गवर्नमेंट के बैंक भी कहा जाता है, यानी सरकारी बैंक भी कहा जाता है। तो इन्हें सरकारी बैंक क्यों कहा जाता है? एक्चुअली 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी नेशनलाइजेशन किया गया था। नेशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्राइवेट चीज़ों को गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? गवर्नमेंट चीज़ों का, ठीक है, या गवर्नमेंट असेट्स को प्राइवेट में बेच दिया जाता है या प्राइवेट कर दिया जाता है, वो प्राइवेटाइजेशन होता है, ठीक है। तो 14 बैंकों का 1969 में नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया और उनको सरकारी बैंक बना दिया गया। बाद में 1980 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है, उनको फिर से सरकारी बनाया गया। तो इसका जो मेन जो पर्पस है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या होता है पब्लिक सेक्टर बैंक का? वो होता है वेलफेयर का, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो कल्याण करें लोगों का, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से होते हैं? तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो सारे बैंक हैं जिसमें जो शेयर्स हैं सारे वो किसके होंगे? इंडिविजुअल्स के होंगे या प्राइवेट कंपनीज के होंगे, ठीक है। वो सारे कौन से होते हैं? प्राइवेट बैंक होते हैं। मेनली इंडिविजुअल्स के द्वारा रन किए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के बैंक, ठीक है, इंडिविजुअल्स के द्वारा। तो गाइज अच्छा एक बात बताइए, क्या प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो हैं वेलफेयर का काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राइवेट सेक्टर के बैंक कभी भी वेलफेयर का काम नहीं करते हैं। वो सारे जो काम है वो पब्लिक सेक्टर के बैंक करते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के बैंकों का जो मेन पर्पस होता है वो होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है वो सभी कौन करेंगे? प्राइवेट सेक्टर के बैंक करेंगे। देन कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? कोऑपरेटिव बैंक का मतलब है जहां पर कुछ ज़्यादा लोग मिलकर एक बैंक ओपन करते हैं, ठीक है। बैंक ओपन करेंगे तो जो लोग होंगे वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। तो गाइज एक चीज़ याद रखना कि पब्लिक सेक्टर में तो ज़्यादा सारे शेयर्स किसके होते हैं? गवर्नमेंट के होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में शेयर्स किसके होंगे? प्राइवेट बैंक के होंगे। लेकिन कोऑपरेटिव में किसके होते हैं? शेयर होल्डर्स के होते हैं सारे। और जितने भी शेयर्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो यानी कि प्रॉफिट भी, अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी कैसा होगा? वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कोऑपरेटिव बैंक से मतलब सहकारी बैंक, जो कि म्यूचुअल हेल्प के लिए, इनका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है म्यूचुअल हेल्प। म्यूचुअल हेल्प के लिए ओपन किए जाते हैं। म्यूचुअल हेल्प यानी कि आपसी हेल्प, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो जो म्यूचुअल हेल्प के लिए ओपन किए जाते हैं। इनका जो मेन पर्पस होता है म्यूचुअल हेल्प का होता है और प्रॉफिट जो इनका होता है वो आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्वली, ठीक है गाइज। तो टाइप्स ऑफ बैंक्स हो चुके हैं गाइज। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली जो वीडियो आएगी हम इससे आगे अगली वीडियो में करेंगे गाइज। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ अपने नोट्स बनाइए, अच्छे से बनाइए, ताकि आप कभी भी उसको ओपन करें तो आपको तुरंत वो रिमेंबर हो जाए और आपसे कभी भी टिप्स पे ना जाए, ठीक है गाइज। तो अभी मैं यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ इस वीडियो को। जो अगला पार्ट आएगा तीसरा, उसमें हम आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइज। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।